नमस्कार। भारत में शिक्षा कैसे कार्यान्वित होगी, इसको दिशा निर्देश देने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की नीतियां आती रही हैं। बहुत सारे आयोग बने हैं, बहुत सारी समितियां बनी हैं। उन आयोगों की अनुशंसाओं, समितियों की अनुशंसाओं या शिक्षा नीतियों की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन जब होता है, तब ये पता लगता है कि किसी भी नीति में जो सुझाव दिए गए हैं उनके कार्यान्वयन में क्या समस्याएं आ रही हैं या किस प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को, समाज को, विद्यालय को या विश्वविद्यालय को करना पड़ता है। इसलिए किसी भी नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे और उससे जुड़ी चिंताएं सदैव से शिक्षा जगत की एक चिंता रही है और आज मैं इसी पर आपसे बात करूंगा। भारत में विभिन्न शिक्षा नीतियां, चाहे वह शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 रही हो, चाहे वह शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 रही हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें, लगभग सभी में सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, खासतौर पर प्रारंभिक स्तर पर। इस उद्देश्य को सार्वभौमिक बनाने के लिए 1994 में भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP भी प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना था और भारत सरकार ने एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया। 1995 में देश के विभिन्न विद्यालयों में पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई। उद्देश्य सभी का एक था कि अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा की पहुंच हो और साथ ही वे बच्चे विद्यालय में रुकें ताकि उनको गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा सके। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, जो DPEP था अर्थात जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, उसको हमने सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान की खूबी ये थी कि इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वित्त पोषित करते थे। इसका उद्देश्य भी वंचित वर्गों की बालिकाओं, SC/ST के बच्चों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों, विकलांगों आदि पर विशेष बल देकर सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। फिर 2002 आया, हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुई 86वें संविधान संशोधन के तहत, और बाद में इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में RTE एक्ट अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और इसके बाद शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, एक कानूनी अधिकार बन गई। पर क्या ऐसा हो पाया? क्या आज भी देश के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है? ये बड़ी चिंता है। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 2009 के जितने भी प्रावधान थे, क्या सभी प्रावधान देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विद्यालय में लागू हो गए हैं? शायद नहीं। यदि ऐसा होता तो फिर हम आज इसकी बात नहीं कर रहे होते कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सभी को प्रदान करने का जो लक्ष्य है, उस पर अभी हमें काम करना शेष है। सार्वभौमिक नामांकन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन आज भी सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। चाहे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दूर दराज के क्षेत्रों में हो, चाहे वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले हों, पाठ्यक्रम के विषय हों, शिक्षण विधियों की बात हो, स्थानीय भाषाओं या मातृभाषा में शिक्षकों की उपलब्धता के मुद्दे हों, कमजोर वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को विद्यालय में अनिवार्य प्रवेश की बात हो। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है, जो अभी भी हमारी चिंता का विषय है। इसी से जुड़ा विषय है शैक्षिक अवसरों में असमानताएं। हम संविधान में समता और समानता की बात करते हैं। हमारे संवैधानिक लक्ष्य ये कहते हैं कि हम किसी भी बच्चे में उसकी जाति, वर्ग, लिंग, पंथ, स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। फिर भी हमने देखा है
कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में जब विद्यालयी शिक्षा की मांग बढ़ी तो बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय तो खोल दिए गए, क्योंकि इस नीति में अपेक्षित था कि सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा की एक तुलनीय गुणवत्ता पहुंचनी चाहिए। लेकिन वास्तव में बड़ी संख्या में वंचित वर्गों के बच्चे, खासतौर पर SC, ST, अल्पसंख्यक लड़कियां, गरीब और दूरस्थ क्षेत्रों में जो कठिन क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाले छात्र, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह गए। यदि वो वंचित रह गए तो शैक्षिक अवसरों में समानता हमने कैसे प्रदान की? क्या केवल विद्यालय का भवन खड़ा कर देना भर शैक्षिक असमानता को दूर कर सकता है? शायद नहीं। क्या केवल एक समान पाठ्यक्रम को प्रस्तावित कर देना भर शैक्षिक अवसरों में समानता को समाप्त कर सकता है, असमानता को समाप्त कर सकता है? संभवतः नहीं। आज भी देश के कई बच्चे, कई हिस्सों में बच्चे आर्थिक और पारिवारिक कारणों के कारण प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा किए बिना विद्यालय से बाहर निकल जाते हैं। इसका प्रमाण है, आप कक्षा 1 में भारत का नामांकन दर देखिए और कक्षा 6 में भारत की नामांकन दर देखिए। ये कक्षा 5 में पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए, आपको एक बड़ा अंतर वहाँ दिखाई देता है। ऐसी ही एक और बड़ी चुनौती इस देश में भाषा नीति का कार्यान्वयन है। भारत की एक समृद्ध संस्कृति है, हमारी भाषाई विविधता है, 1600 से अधिक बोलियां भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, 121 से अधिक भाषाएं लिखी और पढ़ी जाती हैं। हमारे संविधान में ही 22 भाषाओं की व्यवस्था है 8वीं अनुसूची में। परंतु फिर भी इस देश में यह एक विवाद का विषय रहा और एक चर्चा का विषय रहा कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, विद्यालय में कितनी भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र जब से आया 3 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए, इस पर विवाद रहा। क्या वे 3 भाषा बालक की स्थानीय भाषा, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी होनी चाहिए? क्या वे 3 भाषाएं बालक की स्थानीय भाषा, मातृभाषा, यदि वह हिंदी है तो अंग्रेजी के साथ कोई दक्षिण भारतीय भाषा होनी चाहिए? क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम सभी विद्यालयों में मातृभाषा होनी चाहिए? यदि ऐसा है तो फिर अन्य भाषाओं के माध्यम के विद्यालय क्यों हैं? विदेशी भाषाओं के प्रति इतना प्रेम क्यों है? ये बताता है कि इस देश में भाषा नीति का कार्यान्वयन भी एक बड़ी चुनौती रही है। त्रिभाषा सूत्र ये कहता रहा कि अंग्रेजी और हिंदी को विषयगत भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और तीसरी भाषा कोई भी संविधान की अनुसूची की वह भाषा होनी चाहिए जो उस राज्य से बाहर की भाषा हो। और कई जगह यह स्पष्ट किया गया है कई नीतियों में कि 3 भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषा को विद्यालयों द्वारा चुना जा सकता है। परंतु हो क्या रहा है? बहुत सारे प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा को चुनते हैं, भारतीय भाषाओं को विदेशी भाषाओं के साथ अवसर उपलब्ध कराते हैं। बच्चा फ्रेंच पढ़े, जर्मन पढ़े या संस्कृत पढ़े या तमिल पढ़े, एक ही ऑप्शन उपलब्ध है। मैं उत्तर भारत की बात करूं, दक्षिण भारत में अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, त्रिभाषा सूत्र पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। तमिलनाडु और उसके जैसे बहुत सारे राज्य राजनीतिक कारणों से हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। और उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण के ना तो कोई प्रावधान है, ना उन्हें कोई पढ़ना चाहता है। जब तक इस प्रकार की भाषाई विरोधाभास रहेगा, भाषा नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा? तो भाषा नीति का क्रियान्वयन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा है कि 85% संचयी मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ऐसा विभिन्न शोधों ने प्रमाणित किया है। और हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। 6 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चे का क्या? यदि आप सतत विकास लक्ष्य 2030 देखें, जिसको एजेंडा 2030 कहते हैं, जो यूनेस्को ने प्रस्तावित किए हैं और भारत भी उस पर हस्ताक्षर कर चुका है, भारत उसको मानता है और उसके बहुत सारे प्रावधानों को हमने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंग भी बनाया है। तो उन सतत विकास लक्ष्यों में यह कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा सभी तक सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। 86 की शिक्षा नीति में सरकार ने वंचित समूहों के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, परंतु शायद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको ECCE कहते हैं, उसको औपचारिक शिक्षा के रूप में माना और शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया और इसे भविष्य के लिए एक निवेश माना गया।
परंतु ये होगा कैसे? क्योंकि वर्तमान में देश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का कोई सुचारू तंत्र नहीं है। कुछ जगह बाल वाटिकाएं हैं, कुछ जगह शिशु वाटिकाएं हैं, अधिकांश स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री काम करते हैं उसमें से बहुत सारे शिक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं हैं। उनको शिक्षक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह व्यवस्था है कि ऐसे जो कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री जो काम करते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उसके लिए जो 12वीं या उससे अधिक के पास है उनको 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण और जो उससे कम की शिक्षा रखते हैं उनको 1 वर्ष से विशेष प्रशिक्षण की बात की गई है, लेकिन अभी भी वो कार्यान्वित नहीं हो पाया। जब तक प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित ना हो, जब तक उन स्थानों पर अच्छा औपचारिक आधारभूत ढांचा विकसित ना हो, जब तक वहां शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध ना हो, वहां एक शैक्षिक परिवेश निर्मित ना हो, तब तक शायद ये लक्ष्य एक बड़ी चुनौती बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है यदि इस लक्ष्य को पाना है तो हमें अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सीमाओं का विस्तार करना होगा। ये सरकार को देखना है कि वह विस्तार कैसे होगा। जब हम सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा की पहुंच और अवधारणा है। भले ही हमने सर्व शिक्षा अभियान को पूरी तरह लागू करने के बाद बच्चों की जो पैदल दूरी की पहुंच है लगभग 1 किलोमीटर, उसकी परिधि में हमने प्राथमिक विद्यालय की पहुंच की ओर तो बहुत प्रगति की है, परंतु बच्चों को विद्यालय में रोक के रखना एक बड़ी समस्या है। कई बच्चे घर में सहायता की कमी के कारण, विद्यालयों के नकारात्मक अधिक अनुभवों के कारण, वहां अपने खराब प्रदर्शन के कारण शिक्षा जारी नहीं कर पाते। इसलिए अब हमें जितने भी प्रयास करने हैं वो हमें उनके अवधारण की ओर करने हैं कि वे लंबे समय तक विद्यालय में रुकें। जब वो रुकेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं हो रहे। मध्याह्न भोजन योजना इसी को ध्यान में रखकर लागू की गई। बच्चों को छात्रवृत्ति देना है, निःशुल्क गणवेश प्रदान करना है, निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना है। ये सारी योजनाएं छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए ही लागू की गई। इसके साथ साथ बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अलग अलग योजनाएं लागू की, परंतु आज भी ये सच्चाई है कि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अभी भी विभिन्न व्यक्तिगत, सामाजिक या वित्तीय कारणों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। केवल अवधारण की समस्या नहीं है, एक बड़ी चिंता शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता है। हर वर्ष देश में ASER असर जिसको हम कहते हैं उसकी रिपोर्ट आती है। 2018 में जब रिपोर्ट आई तब उसने कहा कि प्राथमिक छात्रों में जो बच्चों के सीखने के परिणाम हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले केवल आधे छात्र ही कक्षा 2 की छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकें पढ़ने में सक्षम है। बात केवल प्राथमिक शिक्षा तक नहीं है। यदि आप सोचें कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में स्थिति उत्साहजनक है तो वो भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट विगत दिनों में आई हैं जो ये कहती हैं कि वांछित योग्यताओं और कौशलों की कमी के कारण 80% इंजीनियर बेरोजगार हैं। दे आर नॉन एम्प्लॉयबल। रोजगार प्रदान करने युक्त उनमें कौशल नहीं है। किस प्रकार की शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं? हमें शिक्षण और शिक्षा में गुणवत्ता पर पुनर्चिंतन करना होगा। NCERT ने इस दिशा में काम किया है। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर अधिगम प्रतिफलों की पहचान की, 2017 में वो प्रकाशित भी किए। UGC ने उच्च स्तर की शिक्षा के लिए भी अधिगम प्रतिफलों की बात की है। आज हम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी अधिगम प्रतिफलों के निर्धारण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी दिशा में काम किया जाना बाकी है। बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक और बड़ी चिंता विद्यार्थी और उनके माता पिता की शिक्षा प्राप्ति की सामर्थ्य है। कई बार शिक्षा की पहुंच उन सभी छात्रों के लिए उनके सामर्थ्य पर निर्भर करती है जो बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। बहुत सारे संस्थानों में जो उच्च शुल्क संरचना है या शिक्षा से जुड़े अन्य खर्च हैं वो सीमित वित्तीय संसाधनों वाले छात्रों की सामर्थ्य को सीमित कर देते हैं। ये ठीक है कि सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में कई सामान्य पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना भारत में अधिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे सरकारी सहायता प्राप्त और स्वायत्त संस्थानों में इससे विपरीत स्थिति है। निजी संस्थानों में तो शुल्क ही बहुत अधिक है। जो गरीब है, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, उसकी छात्र की तो क्षमता से परे है। यद्यपि सरकार शुल्क के बारे में नियमन करती है, कई राज्यों ने अपने यहाँ निजी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शुल्क नियमन के लिए आयोग बनाए हुए हैं,
परंतु हम सब जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं इसका ठीक से पालन नहीं कर रही हैं। ये समय की मांग है कि सरकारें इस दिशा में सोचें, निजी संस्थाओं में पर्याप्त विनियमन करें और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकें। शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा का निजीकरण एक दूसरे से जुड़े पहलू हैं। जब हम शिक्षा के निजीकरण की बात करते हैं तब हम कुछ गैर राज्य समूहों या कुछ निजी समूहों को शिक्षण संस्थानों को चलाने की अनुमति देते हैं और ये हमारी नीति का अंग रहा है। खासतौर पर GATS गेट्स और WTO के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हम उदारीकरण, उभरते निजीकरण, वैश्विकरण और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विस्तार से उभरते परिदृश्य में शिक्षा को एक पारंपरिक सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। निजीकरण के लाभ हुए हैं, नए शिक्षण संस्थाएं खुली हैं, शिक्षण के स्तर पर सुधार हुए हैं, प्रवेश की संख्या और प्रवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के समान अवसर के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज सरकार, आज समाज का गरीब तबका निजी शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक प्रावधान था कि सभी निजी विद्यालयों में 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। क्या इसे सारे राज्यों में लागू किया गया? दिल्ली जैसे कुछ राज्य अपवाद हो सकते हैं जहां बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत निष्ठा के साथ इस तरह के प्रावधानों को लागू किया गया, परंतु आज भी देश के बहुत सारे राज्यों में ये प्रावधान लागू नहीं है। जहां प्रावधान लागू भी हैं वहां बच्चे को सरकारी दबाव में प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन क्या बच्चा उस विद्यालय के दैनिक खर्चों, मासिक खर्चों और वहां होने वाले क्रियाकलापों को करने के लिए होने वाले खर्चों को उठा पाने में सक्षम होता है? शायद नहीं हो पाता। बड़ी चुनौती है, हमें इस दिशा में सोचना है और कार्य करना है। आपने मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सारे पाठ्यक्रमों में कैपिटेशन फीस के बारे में बहुत सुना होगा। सरकार कैपिटेशन फीस को प्रतिबंधित करती है, लेकिन फिर भी ये एक अभ्यास है। आज भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां केवल अमीर ही दाखिला दे सकते हैं, प्रतिभा संपन्न गरीब केवल वहां जाने का सपना देखता है। कारण पर्याप्त निवेश की कमी। यहां पर निवेश की बात सरकारी निवेश से है। शिक्षा के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है और इस देश में है। शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, जो 1966 में अपनी रिपोर्ट दी, उसमें यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। क्या हम आज भी कर पाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फिर इसकी बात करती है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, पर हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं, 3% के आसपास है। आज भारत की सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रणाली आर्थिक संकट का सामना कर रही है। कितने राज्यों में सरकारी उच्च शिक्षा विद्यालयों में अध्यापक नहीं है? विश्वविद्यालयों के भवन और शिक्षण सामग्री का अभाव है। वे निजी विश्वविद्यालयों की बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे। कारण हमारा उच्च शिक्षा पर खर्च कम होता जा रहा है। मैं सार्वजनिक खर्च की बात करता हूं। भारत में उच्च शिक्षा पर प्रति इकाई व्यय भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। और यह केवल सामान्य शिक्षा की बात नहीं, शोध भी इसमें सम्मिलित है। अर्थात यदि इस चुनौती का हमें सामना करना है तो हमें सार्वजनिक शिक्षा पर, सरकारी शिक्षण व्यवस्था पर, चाहे वह प्राथमिक स्तर की हो, माध्यमिक स्तर की हो या उच्च शिक्षा हो, उस पर पर्याप्त निवेश करना होगा। जब हम शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों की चिंता करते हैं तो शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात भी उसमें आता है, जिसको PTR कहते हैं, पीपल टीचर रेशियो। ये सामान्यतः उन छात्रों की संख्या है जो उस छात्र में शिक्षकों की संख्या के आधार पर, जो उस संस्थान में शिक्षकों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी कक्षा में 30 छात्र हैं और वहाँ एक शिक्षक है तो 30:1 उसका शिक्षक छात्र अनुपात हो गया। यह गुणवत्ता का एक बड़ा सूचक माना जाता है और ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई 2020 में, उसमें भी, और उससे पहले जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, वहाँ भी ये कहा गया कि हम प्राथमिक स्तर पर कम से कम 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 का छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करेंगे। शायद हमने सबको मिलाकर ये हासिल कर भी लिया हो, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसमें सुधार के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी और साथ ही उनमें कक्षाओं को संभालने के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित करना होगा, शिक्षकों को सक्षम बनाना होगा। जब हम नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़ी चिंताओं और चुनौतियों की बात करते हैं तब दिव्यांगों हो तो समावेशी शिक्षा भी एक चिंता का विषय है। जब हम दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तब हम एक ऐसी शिक्षा की बात करते हैं जो उन्हें अधिक आत्मनिर्भर और साधन संपन्न बनाए
उनको कृपा पात्र नहीं बनाए। आज आवश्यकता केवल विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने मात्र से की नहीं है, वरन हमें प्रत्येक शिक्षक को इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा। अलग से सक्षम शिक्षा की चिंताओं को देखने के लिए भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद जैसी संस्था है, परंतु जैसे प्रश्न देश की अन्य नियामक संस्थाओं पर खड़े होते हैं, कई बार उन प्रश्नों से यह संस्था भी बच नहीं पाती। समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के सिद्धांत के आधार पर नियमित कक्षा में अन्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। यह विशेष बच्चों के लिए किसी अलग प्रकार की शिक्षा की बात नहीं करती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वह महंगा भी होगा, निंदनीय भी होगा और अमानवीय भी होगा। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और हितों की रक्षा करने के लिए एक साथ सीखने के, एक सामान्य ढंग से सीखने के माहौल को प्रदान करने की बात करती है। जब हम सारी चिंताओं की बात कर ही रहे हैं, तब अधिगम प्रतिफल केंद्रित शिक्षा अर्थात आउटकम बेस्ड लर्निंग, आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE, इसकी चर्चा न की जाए ये संभव नहीं। हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जब 2005 में आई तो उसने शिक्षण से लेकर अधिगम तक एक बड़ा परिवर्तन किया। वह परिवर्तन था व्यवहारवाद से प्रयोजनवाद की ओर, व्यवहारवाद से रचनावाद की ओर जाना। जो हमारा पारंपरिक इनपुट आधारित शिक्षक वर्चस्व वाला शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण था, उसकी जगह हमने शिक्षार्थी केंद्रित रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को स्थान दिया। प्रत्येक चरण के लिए जो प्रत्याशित अधिगम प्रतिफल थे, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, उनकी पहचान की गई और उनकी प्राप्ति को शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का एक मानक माना गया। क्योंकि अधिगम प्रतिफल एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इसमें विकास के लगभग सभी संकेतक, चाहे वो ज्ञान हो, कौशल हो, दृष्टिकोण हो, मूल्य हो, सभी सम्मिलित होते हैं। और इसीलिए 2017 में NCERT ने प्राथमिक स्तर पर विषयवार और कक्षावार अधिगम प्रतिफल विकसित करके सार्वजनिक मंच पर रखे। उच्च शिक्षा में भी इस तरह के प्रयास किए गए। UGC ने उच्च शिक्षा स्तर पर अधिगम प्रतिफल आधारित शिक्षक प्रशिक्षण की बात की, परंतु अभी भी हमारे शिक्षण अभ्यास इस प्रयास को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए हैं। कारण हमारे विद्यालयों में और महाविद्यालयों में आज भी शिक्षकों की कमी है। विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, चाहे वह प्रारंभिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। कई राज्यों ने पर्याप्त शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक त्वरित समाधान अपनाया कि सह शिक्षण नियुक्त कर दें, अतिथि शिक्षण नियुक्त कर दें, परंतु इससे कोई लाभ हुआ नहीं। क्योंकि एक तो वो शिक्षक कम योग्य थे, अक्सर अप्रशिक्षित थे, उनको एक निश्चित बहुत न्यूनतम वेतन मिलता था, तो वे भले ही नियमित शिक्षक के रूप में स्कूल की गतिविधियों में लगे रहें, परंतु इससे उनमें असंतोष पैदा हुआ और कुल मिलाकर अंततः हमें शिक्षा की गुणवत्ता से ही समझौता करना पड़ा। एक और बड़ी चिंता इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन अर्थात सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अंतरण की है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन हुआ है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बहुत सारी नई संचार तकनीकियां आई हैं। इन्होंने शिक्षा की उपलब्धता में तो वृद्धि की है, शिक्षण को प्रभावी और आसान बनाने के लिए भी प्रयास किए हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, शैक्षिक संगठनों में विभिन्न वेब आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए गए। हमारी सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की, जैसे EPG पाठशाला शुरू की, स्वयं जिसको स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो कि एक MOOC प्लेटफॉर्म है, वो प्रारंभ किया। ज्ञान नेटवर्क शुरू किया, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। हमने विद्यालयी शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज NROER प्रारंभ की। वर्चुअल लैब बने, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन FOSSEE प्रोजेक्ट आया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आई, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय इन योजनाओं का पूर्णतया लाभ नहीं ले रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट व अन्य महत्वपूर्ण उपकरण कुछ शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध हैं, परंतु आज भी देश के कई शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वे प्राथमिक शिक्षा के हों या उच्च शिक्षा के हों, वे इन सुविधाओं से वंचित हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किसी भी नीति के क्रियान्वयन के लिए जिन मुद्दों और चुनौतियों पर हमें विचार करना चाहिए, उन पर विचार किए बिना किसी भी नीति का सफल क्रियान्वयन संभव नहीं है। आदरणीय दौलत सिंह कोठारी जी ने एक जगह कहा कि कोई भी शिक्षा नीति अच्छी या खराब नहीं होती, किसी भी शिक्षा नीति का अच्छा या खराब होना
इस पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक लागू हुई है। और लागू होना अर्थात उसका क्रियान्वयन होना इस पर निर्भर करता है कि उसके विभिन्न आयामों के क्रियाकारी पक्षों को, क्रियात्मक पक्षों को हमने किस प्रकार विश्लेषित किया है, किस प्रकार उसके लिए संसाधन और समाधान प्रदान किए हैं। इसलिए किसी भी शिक्षण नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए हमें उसके क्रियान्वयन के आयामों पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि इस चर्चा को सुनने के बाद आप भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर चिंतन करेंगे और उसके सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान देंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।